हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ एंड देन लास्ट में स्टॉक स्पेसिफिक। अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट ऑलमोस्ट अ मंथ, आई थिंक 20-25 डेज तक आई एम अज्यूमिंग कि लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे तो ऑफकोर्स देर विल बी मोर टॉक ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, और वैसे ही पॉलिटिक्स पूरी फुल चरम सीमा पे है, आजकल इलेक्शन चल रहे, राइट। तो हमें बाकी न्यूज़ निकालने में बड़ा मुश्किल लगता है आजकल, क्योंकि अगर हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इवन इकोनॉमिक्स या फिर फिनेंस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आई एम टेलिंग यू 70-80% न्यूज़ जो होती है ना, वो सब इलेक्शन से रिलेटेड ही है। तो बट स्टिल वी ट्राई टू फाइंड आउट लॉट ऑफ थिंग्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर हमें पता होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए उन सब चीज़ों को, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ज़रूर वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक एक नॉलेज सेक्शन है, तो वो बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अब ऑब्वियसली यूएस मार्केट अभी तो ओपन नहीं हुई है जब हम वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये फ्राइडे की बात करेंगे। तो ऑफकोर्स फ्राइडे को जो मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट थोड़ी सी लो रही थी, राइट। और क्या कहते हैं, नास्डैक जो है ओवरऑल अगर हम हफ्ते का देखें, राइट, तो 5.5% गिर चुका है, और S&P 500 भी 3% गिरा। ठीक है, तो ये सब रीजंस क्या रहे इसके मेजरली, वे दो तीन रीजन रहे। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक तो सबसे बड़ा रीजन ईरान और इजराइल का जो थोड़ा सा एक ऑल्टरकेशन हुआ इन दिस वीक, उसका एक काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट पे रहा, राइट। तो मार्केट को अब ये वॉर जो है, स्पेशली इसराइल का, मिडल ईस्ट का वॉर, मार्केट्स को बिल्कुल भी वो बड़ा होता हुआ नज़र जब भी आएगा, तो मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो एक बहुत ही अगर हम रिसोर्स वाइज देखें तो क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर रिसोर्स है, जो ये मिडल ईस्ट रीजन में है, राइट। और ये अगर एस्केलेट होता है तो ये अब थोड़े बड़े बड़ी कंट्रीज, राइट, अभी मतलब इसराइल और ईरान दोनों बहुत एक अच्छे बड़े कंट्रीज हैं, तो वो एक बड़ा रूप ले सकता है, तो दैट कैन बी अ नेगेटिव, वेरी बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट। सो दैट्स वाई मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली ओवरऑल रिएक्ट किया इन द लास्ट वीक। बट लास्ट होते होते, फ्राइडे सैटरडे संडे होते होते, ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी चीज़ें दिखी। ठीक है, तो मतलब जैसे देर वॉज अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि जो रिस्पॉन्स रहा, जो ओवरऑल जो ऑल्टरकेशन, जैसे मैंने बोला, उसमें जैसे ईरान ने जो किया और उसके बाद जो इसराइल का रिस्पॉन्स रहा, वो एक थोड़ा म्यूटेड रहा। ठीक है, तो मतलब ऐसा लगा नहीं कि दे ऑल्सो वांट टू एस्केलेट। तो बेसिकली इस तरह का मार्केट ने उसको थोड़ा पॉजिटिवली लिया, बोथ इंडियन मार्केट्स। एंड आई थिंक फ्राइडे को आपने देखा भी कि बोथ इंडियन मार्केट्स, मतलब एक ऐसा मेजर उसमें मार्केट्स ने रिएक्ट नहीं किया उस चक्कर में। ठीक है ना, तो ऑफकोर्स एक एज पे तो रहेंगे ही इन्वेस्टर्स, क्योंकि जियो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो एक डेफिनेटली हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, राइट। और स्पेशली ऑयल प्राइजेस वगैरह, ऑयल प्राइजेस भी थोड़े से उसके चक्कर में लास्ट लास्ट में एक थोड़े गिरे, राइट। और दूसरा रीजन एक ये भी रहा कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो 10 ईयर जीसैक है वो बढ़ रही है, 4.6 क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स पे या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे, कि इससे ये पता चल रहा है कि भाई यूएस के जो इंटरेस्ट रेट कट्स हैं वो थोड़े दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अभी एक मैं पोल पढ़ रहा था, तो 38% प्रोबेबिलिटी अब इस चीज़ की हो गई है कि इस साल 2024 में यूएस रेट, इंटरेस्ट रेट कट ही नहीं होंगे, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा ज़्यादा आया। ठीक है, ऊपर से फिर ये वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें के हिसाब से, और फिर जीडीपी नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब मोर एंड मोर एनालिस्ट आर थिंकिंग कि ये 2024 में, और जिस तरह के यूएस फेड के कुछ कुछ एक ऑफलाइन जो कमेंट्स आते रहते हैं कि 2024 में शायद इंटरेस्ट रेट्स होंगे ही नहीं लो। ठीक है ना, तो उसकी वजह से फिर जीसैक बढ़ने लग गया, यूएस जीसैक, वो 10 ईयर जीसैक है, 4.6 हो गया वो। तो वो भी मार्केट को अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट्स कॉस्ट अगर बढ़ेंगी तो फिर ग्रोथ पे इम्पैक्ट आने वाला है, और क्या कहते हैं फिर, मतलब इजी मनी विल नॉट बी अवेलेबल, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट पे थोड़ी हावी रही लास्ट वीक, और उसकी वजह से यूएस मार्केट्स जो हैं वो इस तरह की नेगेटिव टेरिटरी में रहे। इस वीक जो है वो ऑफकोर्स एक तो यूएस जीडीपी का डेटा आने वाला है Q1 का, राइट। और एक वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स होता है उनका, पीसी इंडेक्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑफकोर्स बड़े बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं यूएस में, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, टेस्ला, इन सब के रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑफकोर्स मार्केट विल, आई थिंक, नाउ रिएक्ट टू रिजल्ट्स ऑल्सो, एंड हाउ द कंपनीज आर सेइंग, राइट। कंपनी की अर्निंग कॉल्स वगैरह पे जो उनके जो
मतलब CEOs हैं, CFOs हैं, वो क्या बोलते हैं, वो मार्केट को किस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बोथ इंडियन एंड US मार्केट्स विल रिएक्ट। तो ये तो रहा हमारा ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से चीज़ें। ठीक है, बाकी इंडियन मार्केट में एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलॉन मस्क वॉज सपोज टू विजिट राइट यस्टरडे एंड टुडे ही वॉज सपोज टू बी इन इंडिया, बट ही हैज़ पोस्टपोन्ड हिज विजिट। कोई मेजर रीज़न नहीं दिया, उन्होंने कहा कि टेस्ला से रिलेटेड उन्होंने कहा कि कुछ हैवी ऑब्लिगेशंस हैं, इस तरह से ही बोला है उन्होंने, और टेस्ला का कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं कॉस्ट वगैरह के। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब अभी जो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी इस विजिट से कि टेस्ला विल कम टू इंडिया एंड मतलब ये अनाउंसमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट होगा, और फिर इवन स्पेस एक्स परस्पेक्टिव से स्पेस में भी कुछ इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। तो इट सीम्स थोड़ा वो पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, तो अभी वो थोड़ा चीज़ें लास्ट वीक थोड़ी इंडियन स्टॉक्स जो टेस्ला को कुछ कुछ पार्ट सप्लाई करते हैं वो भी काफ़ी बड़े थे, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है अभी एक मतलब बिजनेस एज यूजुअल बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ काफ़ी राउंड कर रही है और आई एम श्योर सोशल मीडिया पे आपने भी पढ़ी होगी कि आईटी फर्म्स, जब 3 रिजल्ट्स आए हैं मेजरली, इन्फोसिस आया, TCS आया, विप्रो, राइट। तो 3 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं आईटी कंपनीज के, तो सबने हेडकाउंट ड्रॉप में हुआ है। तो अगर हम Q4 में देखें तो TCS ने ऑलमोस्ट 1700 लोग मतलब ड्रॉप हुए, कम हुए हैं। इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 5,500 लोग कम हुए हैं, और विप्रो में ऑलमोस्ट 6,000 लोग कम हुए हैं। और अगर हम FY24 में देखें राइट पूरा, तो ऑलमोस्ट 64,000 3 कंपनीज में 64,000 लोग उन्होंने कम किए हैं। तो दिस वाज ऑफ कोर्स एक वरिंग साइन है, क्योंकि इंडिया जो है हैज़ ऑल मतलब एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस हमारा इन आईटी कंपनीज में रहा है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव, राइट। अगर हम इन्फो एज के रिजल्ट्स जो कि naukri.com चलाता है उसके भी देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा आईटी सर्विसेज के जॉब्स के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे उनके रिजल्ट्स भी मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक ये काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव रहा कि भाई अगर 64,000 लोग जो हैं वो कम हुए हैं, तो फिर जॉब मार्केट ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लिकेशन है। और रीजंस क्या रहे हैं, ऑफ कोर्स ये तो रीज़न एक जो कंपनीज बोल रही हैं और जब सब जो बात हो रही है वो तो ऑफ कोर्स है कि लास्ट 2 साल में ओवर हाइडिंग हुई, एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया कि भाई बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स आएंगे, ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोर एंड मोर पीपल विल वर्क फ्रॉम होम, और उसके चक्कर में मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, कंपनीज को बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, टेक का और यूज़ हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हुई। और इसमें इसके चक्कर में काफ़ी ओवर हायरिंग हुई है। आई एम श्योर मतलब आपने देखा है 2023-22 मतलब इवन आई हैव ए स्मॉल आईटी टीम, तो मेरे को पता है कि किस तरह से उस टाइम रिक्रूटमेंट में हमें बहुत इश्यूज फेस करने पड़े। वी कुडंट फाइंड एनी गुड रिसोर्सेज एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ें तो उस टाइम काफ़ी ओवर हायरिंग हुई, और उसका इम्पैक्ट जो मोस्टली सबसे बड़ा रहा है कि वो अब क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं आईटी कंपनीज के, तो वो भी इस तरह से आ रहे हैं कि भाई ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो आईटी कंपनीज आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मार्जिन। फिर काफ़ी क्वेश्चंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी पूछे जा रहे हैं कि भाई एआई की वजह से क्या ये कट्स हो रहे हैं, क्या ये जॉब कट्स, और ये आगे बढ़ते रहेंगे क्या। तो मोस्टली मतलब जो एटलीस्ट ऑल दीज क्या कहते हैं इन्वेस्टर समिट्स में या जो अर्निंग कॉल्स में जो ये मैनेजमेंट्स होती हैं, ये बोलते हैं कि भाई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हमेशा से चल रहा है। आप हम मेजरली जो बात हो रही है वो जनरेटिव एआई की बात हो रही है, जो ChatGPT वगैरह की। उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट मतलब इतना नहीं है कि हम उसकी वजह से कम करेंगे, बट यस धीरे 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 ये हो सकता है। तो एटलीस्ट अभी तक तो नहीं लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट है, मतलब दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने कहा, बट यस आगे आगे एक लो एंड जो एनालिसिस जॉब होते हैं वो शायद उस तरह की कम ये कर पाए। तो ये एक चीज़ें रही। अरे दूसरी साइड पे आपको एक बहुत है, अब ये एक चीज़ मैंने आपको बताई कि आईटी कंपनी अभी डेफिनेटली थोड़ा सा वरिंग चीज़ है कि भाई अब आगे क्या जॉब्स वगैरह का कैसे रहेगा चीज़ें, राइट। ऑफ कोर्स एवरीवन इज वरीड अबाउट इट। अब सेकंड थिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि EPFO जो मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो FY24 में की है। अच्छा वहाँ पर क्या बात हुई है कि 64,000 लोग निकाले, और यहाँ क्या बोल रहे हैं वो कि 19% हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। हमारे अब 1.65 करोड़ EPFO के मेंबर हैं, 19% ग्रोथ हुई है उसमें। ठीक है, इन FY24। तो अब आप ये दोनों चीज़ें देख कि एक तरफ तो आईटी कंपनी में 60,000 64 टॉप 3 कंपनीज, आई एम श्योर बाकी कंपनीज में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लोग ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी साइड ये आ रहा है कि भाई हमने 19% ग्रोथ हुआ है, तो कहाँ हुई है ग्रोथ।
तो ऑफकोर्स एक छोटा स्टार्टअप्स वगैरह का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा न्यू जॉब्स, एक ऑर्गेनाइज जॉब्स जो बोला जाता है, जो ईपीएफओ के अंडर आते हैं, राइट, वो एडिशन हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें अब किस तरह से मतलब टिल्ट हो रहा है, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी, राइट, एट लास्ट 20-25 ईयर्स से, स्पेशली 90s से, जब से हमने टेक में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो वो हम एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री सेक्टर रहे हैं। और अब जो है वो हम वी आर ट्राइंग टू, वी आर वांट बी मैन्युफैक्चरिंग, और वो उसके बारे में आज मेरा जो नॉलेज सेक्शन है वो बात करेंगे अपन इसके बारे में मोर डिटेल में। एक और न्यूज़ है कि इंटेंस अब हीट वेव बहुत चल रहा है। वो पूना में इतनी गर्मी है इस टाइम कि मतलब एटलीस्ट लास्ट 4 ईयर्स से आया है, और पहले भी ट्रैवल बहुत किया है, बट 7-8 ईयर्स से आई एम सीइंग कि मतलब इतनी गर्मी आई हैव नेवर फेस्ड इन पूना, की फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि एसी की एक्चुअली ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ एंड आई एम सीइंग एवरीवेयर, राइट, तो 40 to 46 डिग्रीज टेम्परेचर हीट वेव चल रही है इंडिया में, राइट, और वीकनिंग एल नीनो कंडीशंस की बातें हो रही हैं, तो ये जो मेट कह रहा है कि जून तक ही रहेगा। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, मेरा जो इशारा है वो इन्वेस्टिंग रिलेटेड ही होता है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो कंपनीज हैं, जैसे एसी कंपनीज हैं, जो हमने देखा भी वोल्टास का वॉल्यूम नंबर जो आए हैं FY 24 के, राइट, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आई थिंक वो होगा। कंपनीज, एसी कंपनीज हैं या फिर फैन कंपनीज हैं या कूलर कंपनीज हैं, ठीक है, और या इवन मतलब कंपनीज जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में हैं, तो आई एम श्योर इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पे एक अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, राइट, लेकिन उसका ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। तो ये सारे वेदर पे ये सब चीज़ें भी आपको, जब आप ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक और है कि अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि बीच में, आई थिंक एक आर्टिकल आया था और मैंने उस पर भी बात की थी कि टाटा सन्स जो है वो लिस्टिंग की बात हो रही थी कि टाटा सन्स में गेट लिस्टेड, और उसकी वजह से टाटा केमिकल्स का स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था स्पेशली, और क्या टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था, जिसका कोई रिलेशन नहीं था वैसे उससे, बट वो भी बहुत बढ़ गया था, राइट। तो टाटा सन्स ने अभी दे हैव सीक्ड आरबीआई नॉट टू अवॉइड लिस्टिंग, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हमने मतलब हम एक टॉप अपर लेयर नॉन एनबीएफसी का आप हमने बोल रहे हैं, बट नाउ वी डोंट फॉल अंडर, बिकॉज हमने कुछ, उन्होंने क्या कहते हैं, शेयर्स वगैरह भी बेचे हैं टीसीएस में, ठीक है, और टाटा कैपिटल को भी लिस्ट करने का प्लान है, तो कुछ कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं एंड दे वांट टू अवॉइड लिस्टिंग, राइट। तो वो जो भी एक आर्टिकल आया था, मतलब आई थिंक एक रिसर्च रिपोर्ट थी, मैंने शेयर भी की थी, बात भी हुई थी शायद हमारी उस पर, आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक में, और उसकी वजह से बहुत भागे थे ये 2-3 स्टॉक्स। और तो वो जस्ट वांट टू टेल यू कि ये सारी चीज़ें इस तरह से भी मार्केट में ये सब न्यूज़ की वजह से लोग रिएक्ट करते हैं, एंड वी शुड बी कॉशियस व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज। हमें एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स इतना आसान नहीं होता है मार्केट्स में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। एप्पल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जब बात हो रही है, तो एप्पल अभी ऑलमोस्ट इंडिया में 1.5, मतलब ऑब्वियसली थ्रू वेंडर्स एंड सप्लायर्स एंड एवरीवन, अभी इंडिया में एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में 1.5 लाख लोग मतलब वर्क करते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि कहाँ से आ रहे हैं लोग, राइट, कहाँ से 19% ईपीएफओ में ग्रोथ कैसे हो रहा है, जबकि हमारा आईटी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। वो 1.5 लाख पीपल नाउ आर एम्प्लॉयड एंड दे आर सेइंग कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में इट विल गेट ट्रिपल, मोर देन ट्रिपल, 5 लाख लोग जो हैं एप्पल के फ़ोन्स या फिर मतलब एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में हेल्प करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू वेंडर्स और डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है आईफोन का, वो $12 बिलियन का हुआ है 2024 में, FY 2024 में, जो कि लास्ट ईयर FY 23 में सिर्फ 6 डबल हो गया एक साल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज़, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये $40 बिलियन की बात हो रही है कि एक्सपोर्ट हो जाएगा इंडिया से इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ बिग थीम, राइट, तो वो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब वी शुड टॉक अबाउट सम ऑफ द, हाँ, एक और न्यूज़ है, JSW एनर्जी जो है, उन्होंने एक 700 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एनटीपीसी से लिया है। अब उनकी ओवरऑल कैपेसिटी 13.3 गीगावाट हो गई है, और उनका जो टारगेट है वो 40 गीगावाट है बाय 2030, ठीक है। और तो इस तरह से बेसिकली एक JSW एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी पे। तो और उनका 2050 तक कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ उनका टारगेट है।
ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कुछ रिजल्ट्स की। तो एक ऑफ एचडीएफसी बैंक वॉज अ बिग रिजल्ट विच केम ऑन फ्राइडे एंड तो क्यू ऑन क्यू जो ग्रोथ था वो सिर्फ 0.9% ही उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो बढ़ा। प्रोविजंस बढ़े हैं, उसके चक्कर में प्रॉफिट में इम्पैक्ट हुआ है। और उन्होंने कुछ तो फ्लोटिंग प्रोविजंस की बात की है कि फ्लोटिंग प्रोविजंस हमने बढ़ाए हैं जस्ट टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी सेफ, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। ठीक है, तो इसके ऊपर आई थिंक परिमल्स, आई विल रिक्वेस्ट परिमल टू मेक अ मोर डिटेल वीडियो ऑन FY20, मतलब ओवरऑल FY24 हाउ HDFC बैंक वॉज। ईयर ऑन ईयर देखने का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि मर्जर के बाद जो रिजल्ट आया है, तो ईयर ऑन ईयर वी शुड कंप्लीटली अवॉइड। अगर कुछ कहीं दिख रहे हैं आपको, क्यू ऑन क्यू पे ही फोकस करो। ठीक है, तो मतलब काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट था, बट आई थिंक परिमल इज अ बेटर पर्सन टू एनालाइज दिस। विप्रो का भी रिजल्ट आया, राइट। ओवरऑल क्या कहते हैं, प्रीवियस क्वार्टर से 5.2% ग्रोथ किया, बट ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर हम कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें या फिर इवन उनकी गाइडेंस के बारे में बात करें तो दैट हैज़ नॉट बीन गुड, राइट। तो अगर मैं आपको गाइडेंस के बारे में बताऊं तो विप्रो ने बोला है कि नेक्स्ट क्वार्टर में -1.5% टू 0.5% सीक्वेंशली कांस्टेंट करेंसी टर्म में उनका बिजनेस ग्रो करेगा, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है क्यू ऑन क्यू में। तो दैट्स व्हाट द गाइडेंस दे हैव गिवन, राइट। और टीसीएस ने FY25 की सिर्फ 1 to 3% कांस्टेंट करेंसी टर्म में गाइड, इन्फोसिस ने 1.1 से 3% में कांस्टेंट करेंसी टर्म में ही ग्रोथ दी है। ठीक है, तो अगेन आईटी सेक्टर जो एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, यूएस इज नॉट डूइंग वेल सो वेल, मतलब ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, यूरोप इज नॉट, सब जो टेक में जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है, राइट, टिपिकली। और तो ये चीज़ें ऑब्वियसली 6-8 महीने 9 महीने से चली रही थी, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है या अनएक्सपेक्टेड था। बट द थिंग इज ऑफ कोर्स मार्केट्स में कुछ जो है इन्वेस्टर्स, हम सब कई बार उसको थोड़ा सा री रेटिंग कर देते हैं और वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। HDFC AMC का भी रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। ऑफकोर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट इन इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, राइट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग। अब SIPs वगैरह के नंबर हम देख ही रहे हैं, राइट। तो 43.8% का उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है मार्च क्वार्टर में। ठीक है, और ठीक है, तो दैट हैज़ बीन वेरी वेरी यस, स्टैंड अलोन रेवेन्यू इस ग्रोथ, और तो दैट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। ठीक है, AMC जो है उसने 1.66 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स उनके पास हैं एज ऑफ मार्च 31st। ठीक है, और यूनिक इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट 96 lakhs, और उनके पास जो SIPs हैं वो 2930 करोड़ रुपीज़ की SIPs उनके पास, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन SIP प्लस STP उनकी चल रही है। जियो का भी रिजल्ट आया, अगेन आई थिंक ज़्यादा कुछ डिस्कशन वाला है नहीं क्योंकि अभी तक कुछ ज़्यादा एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्च 2020 FY24 में 310 करोड़ का प्रॉफिट, 5.7% का क्यू ऑन क्यू बेसिकली उसका ग्रोथ रहा है। IREDA का रिजल्ट आया। अच्छा, ये क्यों कवर कर रहा हूँ मैं वैसे, क्योंकि जस्ट वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये ऑलमोस्ट IREDA मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद 2.5 टाइम्स बढ़ गया। रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करते हैं, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो 33% का उन्होंने बेसिकली लास्ट फिजिकल से ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम उनकी 35% बढ़ी है और रेवेन्यू जो है 34% बढ़ा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ये वैल्यूएशन के थोड़े बहुत ज़्यादा कंसर्न्स की बात हो रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत अच्छा है, राइट, बट जो ऐसा बात हो रही है ना कि ओवर वैल्यूएशन है और बहुत ही महंगा है और ये सब चीज़ें हैं, तो अगर इस तरह के नंबर आते हैं 34% ग्रोथ, ठीक है, और ये 34 PE का स्टॉक है, मैं स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरा एनालिसिस भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये एनालॉजी बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के अगर नंबर्स आते हैं तो जो ग्रोथ जो स्टॉक ने दी है वो समटाइम्स जस्टिफाई हो जाती है। अगर 50-50 60-60-70 या डबल भी हुआ है स्टॉक, और अगर उसके बाद एकदम से उसकी ग्रोथ जो है वो 35-40-50% का प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है वो, राइट, तो अगर उस तरह का उसके पास एक्सपेक्टेशन है तो जस्टिफाई हो जाते हैं वैल्यूएशंस। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है कि सिर्फ ये चीज़ बोल के कि नहीं नहीं महंगी है मार्केट और हम इन्वेस्ट ही ना करें, तो वो चीज़ें नहीं, हमें समझना भी चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है, अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूएशंस हैं ये एकदम क्रेजी नहीं है मोस्टली। ठीक है, देयर आर फ्यू पॉकेट्स ऑफ कोर्स, बट मोस्टली अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रीमियमनेस एसोसिएशन विद इट बिकॉज ऑफ कोर्स जब जिस तरह का ग्रोथ हुआ है लास्ट 1 ईयर में।
ठीक है, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ये रिजल्ट्स वगैरह को जो हमें थोड़ा और क्लोजली देखना चाहिए, स्पेशली द स्टॉक्स विच यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं है। आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर डूइंग दैट फॉर यू। कौन कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, वो है रिलायंस रिजल्ट आएगा आज, राइट। महिंद्रा लॉजिस्टिक, तेजस नेटवर्क्स का रिजल्ट आएगा, और हटसुन एग्रो का रिजल्ट आएगा, विच आई विल बी वॉचिंग, एंड देयर ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स विच विल बी कमिंग। ठीक है, दैट इज ऑल। ठीक है, ऑन द न्यूज़ एक क्विक जो है फटाफट हम नॉलेज सेक्शन करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे आज, क्योंकि आई थिंक काफ़ी लंबा ऑलरेडी हमारा न्यूज़ सेक्शन हो गया है। तो बेसिकली ये एक चार्ट है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शेयर किया था ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने वाला था मैं। तो अभी 3.3 मतलब FY23 में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन का नॉमिनल जीडीपी थी, और एक्सपेक्टेड है FY30 में 7 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, 2x हो जाएगी। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी जो 453 बिलियन डॉलर की थी, वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो डबल हो जाएंगे, वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो 453 बिलियन डॉलर से 1.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ओवरऑल केपेक्स जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर का बेसिकली एक्सपेक्टेड है इनको। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरत है, जैसे जैसे यहाँ ऑटोमेशन हो रहा है स्पेशली इन आईटी सेक्टर। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक बात हो रही थी कि एक जीडीपी, अगर उतना ही जीडीपी अगर मैन्युफैक्चरिंग का हो जितना सर्विस का है, तो 5x एम्प्लॉयमेंट होता है, 5x, राइट। तो इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और ये जो बहुत बार होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, इंडिया की जो बात हो रही है, तो वो उसका एक सोल्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। उसी के लिए गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई ऑफकोर्स एक ये है कि भाई एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी आएगी, बट ओवरऑल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो ये चीज़ें पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो अभी देखो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज की ड्राइविंग फोर्स रही है, राइट। थाईलैंड जो है वो एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ जो है हाई ग्रोथ फेस में 9.3% रहा उनका, और उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है वो 21% से 28% हो गया। चाइना का 1990 क्या कहते हैं 15 साल का एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रहा, हाई ग्रोथ फेज, उसमें 9.8% से जीडीपी ग्रो की, मैन्युफैक्चरिंग शेयर 9% से 32% हो गया। इंडोनेशिया जो है 1983 से 1996 6.3%, उनका 13 से 24% हो गया। वियतनाम 2010 से 2022 6% का ग्रोथ, 19% से 26% हो गया। अभी हम 15 पे हैं, हमारा टारगेट है 20 पे होने का 2030 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम भी ये ग्रो, तो हमारी भी जो ग्रोथ है इमर्जिंग मार्केट्स की तरह अगर हमें करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है उसके लिए, राइट। तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कंज्यूमर बेस है बड़ा, तो हम एक तो सबसे बड़ी ये है कि कंजम्पशन हम खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी तो, एटलीस्ट मतलब इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट, अभी तो हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं, हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो हम मैन्युफैक्चरिंग करके एटलीस्ट अपना तो पहले पेट भरें, बाद का एक्सपोर्ट की देखेंगे। ठीक है, और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बिकॉज चाइना प्लस वन क्लियर एक थीम है, तो वो भी है ही। फिर कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास लार्ज, हमारे पास लार्ज लेबर पूल है, यंग पॉपुलेशन है, यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, कॉस्ट एडवांटेजेस हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, राइट। एंड सर्विस इकोसिस्टम भी अच्छा है हमारा तो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा है, हमारे पास आईटी सर्विसेज है, हमारे पास ऑटोमेशन अच्छा है, राइट। तो हमारा वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैन्युफैक्चरिंग है यार, सब बाकी सब चीज़ें इंडिया से लो, वैसा मतलब दूसरे कंट्री से लो, वो भी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स हमारा गवर्नमेंट का फोकस आत्मनिर्भरता पे, लो लेवरेज, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह सब अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसीलिए द टाइम हैज़ कम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग जो है के ऊपर आप देखेंगे कि उसके पी लेवल्स और उसका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से मार्केट ने उसको रीरेट किया है, वो इस वजह से ही किया है। तो बट हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन सेलेक्टिंग द राइट कंपनी, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल नॉट डू वेल, इट्स अ हाई केपेक्स बिजनेस। सर्विस इंडस्ट्री का क्या है ना, केपेक्स बिजनेस नहीं होता, राइट, बट इट्स अ हाई केपेक्स बिजनेस। करोड़ ऑफ रुपीज आर इन्वेस्टेड पहले, फिर कुछ सालों के बाद वो मतलब उसमें से आउटपुट आता है, और फिर पता चलेगा कि कैसा वो आ रहा है। इट्स अ लॉन्ग साइकिल, इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसमें इन रिटर्न्स करने के लिए एक आपको बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें केपेक्स साइकिल होती है, केपेक्स होता है, और फिर उसके बाद कुछ सालों में 3 4 5 साल में उसका रिटर्न आपको मिलने लगता है। ठीक है, और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो गया सब। तो ये सारी चीज़ें जो है ना,
मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट अ ईजी इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़, तो अब आपको लगेगा कि यार पी कम बहुत ज़्यादा 100 का पी यार इसमें तो नहीं चलेगा, बट उसका आज जो है जो केपेक्स कर रहा है उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो 4-5 साल की मिलेगा। उस टाइम हो सकता है पी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब कम लगे आपको। तो और फिर जो है वो एक साइकिल रहेगी जब केपेक्स ज़्यादा नहीं हो रहा और यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो फिर उस टाइम बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, फिर केपेक्स साइकिल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है ना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम माई इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, बट wanted टू अंडरस्टैंड कि वाई वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग दैट टू। आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।